हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इस शॉपिंग कार्ट को किस तरीके से बनाया जाता है। हमने देखा था कि किस तरीके से इसमें कार्ट में आइटम को ऐड किया जाएगा, कार्ट से आइटम को किस तरीके से रिमूव किया जाएगा, प्लस क्वांटिटी को घटाने या बढ़ाने से पर आइटम की कॉस्ट किस तरीके से घटे बढ़ेगी और ग्रैंड टोटल किस तरीके से निकाला जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे जब हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो टोटल निकलता है और ग्रैंड टोटल भी चेंज होता है। तो हर एक आइटम की जब हम क्वांटिटी घटाए बढ़ाएंगे तो टोटल और जो ग्रैंड टोटल है वो दोनों चेंज होगा। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम ऑर्डर प्लेसमेंट पे काम करेंगे कि अगर इन कार्ड्स के आइटम को एज एन ऑर्डर हमें प्लेस करना है, ठीक है, जो एडमिन एंड पे दिखाई दे, तो वो किस तरीके से होगा वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम VS कोड के अंदर आ गए हैं जहाँ पे शॉपिंग कार्ट की हमारी सारी फाइल्स रखी हैं कोड वाली, ठीक है। तो यहाँ पे नैव बार को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हेडिंग हो जाए TJ वेब डेव, जो कि हमारे चैनल का नाम है, और यहाँ पे जो href की वैल्यू है वो हो जाए index.php, ठीक है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, index.php पे, ठीक है। और हम चाहते हैं जो नैव बार का कलर है वो थोड़ा लाइट से डार्क हो जाए, तो यहाँ पे नैव बार लाइट के बजाय डार्क कर देंगे और BG डार्क कर देंगे। इससे बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा और जो टेक्स्ट होगा वो व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो एकदम नीचे हमारा जो बटन है, ठीक है, यहाँ पे जो माई कार्ड वाला बटन है, इसमें जो वर्ड है आउटलाइन, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसका आउटपुट आपको दिखाते हैं। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड क्या हो गया, डार्क हो गया, टेक्स्ट थोड़ा सा लाइट हो गया, और साथ ही साथ ये जो आउटलाइन में ग्रीन दिख रहा था वो पूरा ग्रीन बैकग्राउंड बन गया अब, ठीक है। इसे सिर्फ आउटलाइन नहीं दिखा रहा, पूरा बैकग्राउंड ग्रीन हो गया है। अब इसके बाद इसमें एक चीज है कि क्वांटिटी को हम कितना भी बढ़ा लें, जब हम पेज को इसको रिफ्रेश करेंगे तो होगा क्या कि क्वांटिटी वापस 1 हो जाती है। ये चीज कई लोगों ने कमेंट भी की थी पिछली वीडियो में, ठीक है। तो क्वांटिटी को हम कितना भी बढ़ा लेंगे तो वो होगा क्या, वो वापस 1 हो जाएगी पेज रिफ्रेश होने पर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे माई कार्ट वाले पेज पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जहाँ पर हम डेटा को फेच करा के दिखा रहे हैं, तो डेटा फेच हो रहा है सेशन कार्ट वाले इंडेक्स से, ठीक है। कार्ट में से सारा डेटा फेच हो रहा है 1 by 1, ठीक है। हर एक आइटम की जो इंडेक्स है उसको डॉलर की में पास किया जा रहा है, और जो उस इंडेक्स पे जो भी आइटम नेम, प्राइस या क्वांटिटी है उसको डॉलर वैल्यू में पास किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डॉलर वैल्यू में जो आइटम का नाम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, यही सब चीज़ें तो हमने फेच करा के नीचे डिस्प्ले की है, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो हम जब इसको स्टोर करा रहे थे, इसमें आइटम नेम, प्राइस या क्वांटिटी, तो क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट हमने 1 लिखी थी, ठीक है। जो डिफॉल्ट क्वांटिटी होगी हर आइटम की वो क्या होगी, 1 होगी। तो जितनी बार पेज रिफ्रेश हो रहा था तो डेटा सेशन से फेच होता था, तो सेशन में क्वांटिटी 1 रहती थी, इसलिए जावा स्क्रिप्ट की जो वैल्यू होती थी वो 1 से ओवर राइट हो जाती थी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा कि सेशन की वैल्यू को छेड़खानी करनी होगी, ठीक है, उसको चेंज करना होगा। तो इसे हम करेंगे क्या, ये जो TD टैग के अंदर इनपुट टैग है इसे हम एक फॉर्म टैग के अंदर रख देंगे। हम चाहते हैं कि जब इसकी वैल्यू अब चेंज हो तो एक फॉर्म सबमिट हो, और सेशन की वैल्यू में जो भी आइटम को हम क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं वो सेशन में चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम फॉर्म हम कॉपी कर लेते हैं इस कोड को, ठीक है, क्योंकि देखिए रिमूव बटन में भी हमने यही किया था, ठीक है। एक फॉर्म पास कर रहे थे मैनेज कार्ट में आइटम नेम के साथ, तो जो भी नाम हम फॉर्म में पास करते थे वो सेशन से रिमूव हो जाता था। तो यही सेम कंसेप्ट हमें यूज करना है क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर हम आइटम नेम भी पास करेंगे, ठीक है। तो आइटम नेम और क्वांटिटी दोनों पास करेंगे। सेशन में होगा क्या कि चेक होगा, ठीक है, कि अगर सेशन का जो भी आइटम नेम मैच करेगा हमारे भेजे हुए आइटम नेम में से, जो भी नेम हम यहाँ से भेज रहे हैं वो सेशन वाले आइटम नेम से जब मैच कर जाएगा तो उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी या चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑन चेंज है ना, इसमें इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं दिस डॉट फॉर्म डॉट सबमिट फंक्शन, यानी कि जब इसकी वैल्यू चेंज हो, इस इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज हो, तो क्या करो कि इस फॉर्म को सबमिट कर देना, ठीक है। यानी कि जैसे ही क्वांटिटी चेंज होगी, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, हो क्या कि ये फॉर्म सबमिट हो जाए, और इस इनपुट फील्ड का एक नाम दे देते हैं जिसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाएं। तो हमने इसका नाम दे दिया है मॉड क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्वांटिटी को मॉडिफाई कर पाएंगे, और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से पास हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आइटम नेम है, ठीक है, उसके लिए एक हिडन इनपुट फील्ड चाहिए, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, ऊपर ले जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक। तो आइटम नेम पास हो जाएगा और क्वांटिटी। अब हमें आना है मैनेज कार्ट डॉट PHP पे। यहाँ पर हमें, जैसे हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट के लिए एक इफ ब्लॉक बनाया था, रिमूव आइटम के लिए एक इफ ब्लॉक बनाया था, उसी तरीके से क्वांटिटी को मॉडिफाई करने के लिए भी हमें एक इफ ब्लॉक बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ इज सेट, अगर सेट है $_ पोस्ट में आने वाला मॉड क्वांटिटी नाम का इंडेक्स,
ठीक है। अगर मॉड क्वांटिटी नाम का इंडेक्स फॉर्म में आ रहा है तो क्या करो, इस वाले इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा दो और इसमें हम सेम यही काम करेंगे जो हमने रिमूव आइटम के साथ किया था। तो यहाँ पर इसको हम कर लेंगे कॉपी और नीचे कर देते हैं पेस्ट। अब हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। तो फॉर ईच की हेल्प से हो क्या रहा है कि कार्ट के हर एक आइटम को पास किया जा रहा है विद इट्स वैल्यू। उसके अंदर जो भी आइटम नेम, प्राइस या क्वांटिटी है उन सभी को पास करो, ठीक है। उसके बाद मैच कराओ कि जो भी सेशन के अंदर आइटम नेम है, ठीक है, वो अगर मैच कर जाएगा हमारे भेजे हुए आइटम नेम से तो क्या कराओ, यहाँ पे $_ में हमने लिखा कार्ट, ठीक है। कार्ट के उस इंडेक्स नंबर पे जो आइटम की क्वांटिटी है, ठीक है, कार्ट के उस इंडेक्स पे जाओ, $की पे जाओ यानी कि, ठीक है, उस इंडेक्स पे हमें आइटम नेम को नहीं छेड़ना है, हमें प्राइस को नहीं छेड़ना है, हमें छेड़ना है सिर्फ क्वांटिटी को, ठीक है। तो हमने कहा कि $की यानी कि उस इंडेक्स पे जो भी आइटम है उसकी क्वांटिटी वाली इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर दो। किससे चेंज कर दो? जो हमने पोस्ट मेथड से भेजा है उसको यहाँ पे क्या करो, सेव कर दो या फिर यहाँ पे अलॉट कर दो। अब होगा क्या कि सेशन के अंदर जो भी आइटम नेम था उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस नीचे वाले कोड को हटा देते हैं, यहाँ से अलर्ट हटा देते हैं और उसके अलावा, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, कमेंट कर देते हैं और आपको आउटपुट इसी पेज पे दिखा देते हैं पहले, ठीक है। आपको समझ में आ जाए कि हाँ क्वांटिटी चेंज हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, प्रिंट आर नाम का फंक्शन यूज करेंगे और सेशन के कार्ट को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो अब जब हम क्वांटिटी चेंज करेंगे तो ये जो है, जो कार्ट में जो भी चीजें हैं, जो भी इंडेक्स पे क्वांटिटी, नेम, प्राइस सब कुछ प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। तो लेआउट को करते हैं रिफ्रेश, क्वांटिटी चेंज करते हैं। तो देखिए जैसे ही क्वांटिटी चेंज किया तो एक एरे आया कार्ट का, ठीक है, सेशन कार्ट का एरे है जिसके अंदर पहला आइटम है 0 इंडेक्स पे, जिसमें आइटम का नाम दिया है, प्राइस दिया है और साथ ही साथ दी है क्वांटिटी। और क्वांटिटी देखिए यहाँ पे 2 हो गई है, ठीक है। उसी तरीके से पहला इंडेक्स दिया है यानी कि सेकंड आइटम दिया हुआ है क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से सेकंड आइटम दिया था। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इस प्रिंट आर को हटा देते हैं और इस एको को वापस अनकॉमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि जब हम क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो कितना भी हम पेज को रिफ्रेश कर लें, जो क्वांटिटी हमारी वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि सेशन में चेंज हो गई है क्वांटिटी, ठीक है। बाकी का कोड बिल्कुल सही है। ये जो प्रोसेस था यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। तो इसको हम एक काम करते हैं, क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे इस पोर्शन को कोलैप्स कर देते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नीचे अपने फॉर्म पर। ये जो कैश ऑन डिलीवरी वाला फॉर्म दिया हुआ है ना, इसमें हमें यहाँ पे कुछ चीजें और एडअप करनी है क्योंकि यूजर को अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो उसे अपना नाम वगैरह या और भी जो डिटेल्स होती हैं जरूरी, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें देनी होंगी, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक काम करेंगे, न्यू टैब पे आएंगे और बूटस्ट्रैप लिखकर एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खोल ली है और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन का पुराना वर्जन है, ठीक है, हम 5 पे तो काम किए नहीं थे इस पे, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग पे काम किए थे। तो इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं फॉर्म वाले पोर्शन पे, ठीक है। और ये जो फॉर्म वाला ये रहा, ठीक, इसके नीचे ये जो थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है फॉर्म टैग का, हम इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप की इनपुट फील्ड लाके हमें दे देगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं यहाँ पे और कर देंगे इसको यहाँ पे पेस्ट। इसका अलाइनमेंट हम ठीक कर लेते हैं थोड़ा और इसके बाद इसमें कुछ एडिटिंग करेंगे। ये जो फॉर है इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये अननेसेसरी है। इस पासवर्ड को हम चेंज कर देते हैं फुल नेम से, ठीक है। यहाँ पे हम यूजर का फुल नेम एंटर कराना चाहते हैं और ये जो इनपुट टाइप पासवर्ड है इसको कर देते हैं टेक्स्ट और ये आईडी को भी हटा देते हैं, ठीक है। तो इतना डेटा हमें बस चाहिए। अब इस डिव को हम कॉपी करेंगे, नीचे एक बार और पेस्ट कर देंगे और इस फुल नेम को हम कर देते हैं फोन नंबर, ठीक है। यहाँ पर यूजर हम चाहते हैं फोन नंबर दे दे अपना और इसका इनपुट टाइप हो जाए नंबर, ठीक है। इसके बाद ये जो फोन नंबर है इसको रिप्लेस कर देते हैं अब यहाँ पे एड्रेस से और ये जो टाइप है इसको दे देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। तो फोन नंबर, नेम और टेक्स्ट, सिर्फ मिनिमल डेटा हम यूजर से ले रहे हैं क्योंकि हमें फंक्शनैलिटी दिखानी है आपको, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो इनपुट टैग है ना, इसका नेम हम दे देते हैं पे मोड, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, COD, क्योंकि ये जो इनपुट टैग है ये एक असल में रेडियो बटन है, ठीक है। तो इस रेडियो बटन की जो वैल्यू है वो है कैश ऑन डिलीवरी, COD, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से दिख रही है फिलहाल के लिए। तो इस नेम एट्रीब्यूट की हेल्प से हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे और इसी तरीके से जो हमें एड्रेस है, फोन नंबर है, जो फुल नेम है, इन सभी में एक नेम दे देंगे हम, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लेआउट में और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे फुल नेम दिख रहा है, फोन नंबर दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारा फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से अब दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें दिक्कत है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं होता, ठीक है, आइटम है तो बात अलग है, लेकिन मान लीजिए आइटम नहीं होता कोई भी, हम इनको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो भी ये जो फॉर्म है देखिए यहाँ पे दिख रहा है
ठीक है। तो यूजर चाहे तो इनमें फोन नंबर, एड्रेस, अपना नाम लिख के सबमिट कर सकता है, परचेज कर सकता है, ठीक है, जो कि गलत है। अगर कार्ट में कोई आइटम नहीं है तो ये फॉर्म दिखना ही नहीं चाहिए, लॉजिक तो यही होनी चाहिए, सही, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम कार्ट में अगर आइटम को ऐड कर देते हैं तब यहाँ पे जो फॉर्म है ये दिखे, ठीक है, लेकिन अगर कार्ट में आइटम ना रहे तो फॉर्म नहीं दिखना चाहिए। तो इस चीज के लिए यहाँ पर हम फॉर्म टैग को कोलैप्स कर देते हैं और इसके ऊपर एक PHP स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक कंडीशन देने वाले हैं, ठीक है। हमने कहा इफ इज सेट, ठीक है, $_ का कार्ट, यानी कि सेशन में कार्ट नाम का इंडेक्स सेट है और जो कार्ट में नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो 0 से ज्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से काउंट फंक्शन यूज करेंगे अभी, ठीक है, कि जो कार्ट है, कार्ट के अंदर काउंट करो कितने आइटम्स हैं। अगर वो आइटम्स जो है 0 से ज्यादा हैं तो क्या करो, इस इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। इफ ब्लॉक के अंदर क्या होगा वो अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम प्रिंटिंग का एक और तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ब्रेसेस को ओपन करके छोड़ दिया है और फॉर्म टैग जहाँ क्लोज हो रहा है उसके नीचे एक और PHP स्क्रिप्ट ओपन की और इफ ब्लॉक को यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। हम चाहते हैं तो फॉर्म को जो है एको करा सकते थे PHP स्क्रिप्ट में, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है ना कि इसके अंदर जितने भी जो डबल कोट्स होते हैं, ठीक है, उनको हमें सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ता। तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ पर हमने एक और तरीका इस्तेमाल कर लिया चीजों को एको कराने का। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म होगा वो तभी दिखेगा जब कार्ट में 0 से ज्यादा आइटम होंगे। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि सारे आइटम को रिमूव कर देते हैं। तो देखिए जो हमारा फॉर्म है वो गायब हो गया, वो दिख ही नहीं रहा अब यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक काम करेंगे हम कि दोबारा आइटम को ऐड करके देखते हैं कि फॉर्म हमारा डिस्प्ले होता है या नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं कार्ट वाले पेज पे। तो देखिए जो हमारा फॉर्म है पूरा डिस्प्ले हो रहा है अब। तो यानी कि कार्ट में जब 0 से ज्यादा आइटम होंगे तो ये फॉर्म पूरा डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि फॉर्म का जो एक्शन है वो हो जाए purchase.php, यानी कि इस फॉर्म का जो भी डेटा है वो purchase.php पे जाके सबमिट हो, ठीक है। उसके अलावा मेथड हम यूज करेंगे पोस्ट। अब एक काम करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं purchase.php नाम की, ठीक है। अब purchase.php की हेल्प से हम करेंगे क्या कि ये जो फॉर्म का जो भी डेटा है इसे हम डेटाबेस में स्टोर कराने वाले हैं और जो ऑर्डर वगैरह होंगे, ठीक है, जो कार्ट के आइटम्स होंगे उनको भी हम स्टोर कराएंगे। उसके अलावा हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी इनपुट फील्ड एम्प्टी रह जाए, तो यहाँ पर हम एक रिक्वायर्ड नाम का एट्रीब्यूट लगा देते हैं कि इसे फिल करना जरूरी है। आप किसी भी इनपुट फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और इसके नीचे ये जो बटन दिया हुआ है मेक परचेज वाला, इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं परचेज। अब इस बटन के क्लिक पर ही हमें इस फॉर्म को सबमिट करना है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, जो मैनेज कार्ट वाला पेज है यहाँ पे ये जो ऊपर का सेम कोड हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर purchase.php में पेस्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सेम काम कराना है। सेशन स्टार्ट कर लिया हमने कहा कि सर्वर में अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, यानी कि पोस्ट मेथड की हेल्प से कोई फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो इस इफ ब्लॉक में आना। इसके अंदर हम एक और इफ कंडीशन दे देंगे बटन की क्लिक को चेक करने के लिए। हमने कहा इफ इज सेट $_ में परचेज नाम का इंडेक्स प्रेजेंट है, यानी कि परचेज नाम का बटन पर क्लिक किया गया है, तो क्या करो, इस इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दो। अब यहाँ पर हमें डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कराना है। तो एक काम करते हैं, मैनेज कार्ट को क्लोज कर देते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और एक डेटाबेस बनाएंगे हम। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं phpMyAdmin और यहाँ पर एक नया डेटाबेस बना लेते हैं हम, और डेटाबेस का हम नाम दे देते हैं फिलहाल के लिए टेस्टिंग, और क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 2 टेबल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली टेबल जो होगी ऑर्डर मैनेजर नाम की होगी, ठीक है। इसमें हम यूजर्स का जो डेटा होगा वो स्टोर कराएंगे, ठीक है, और एक ऑर्डर आईडी अलॉट करेंगे यूजर को, ठीक है। जैसे हर एक ऑर्डर के लिए एक ऑर्डर आईडी होती है। जब कहीं आप रेस्टोरेंट पे जाते होंगे ऑर्डर करने के लिए तो बिल पे एक ऑर्डर आईडी मिलती होगी, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट कर रहे हैं तो हमने स्टोर करा लिया ऑर्डर आईडी, फुल नेम, उसके बाद जो फोन नंबर होगा, एड्रेस होगा, और इसके बाद पेमेंट मोड, ठीक है। तो ये 5 फील्ड बन जाएंगी हमारी। और हाँ, जो ऑर्डर आईडी होगी वो ऑटो जनरेटेड फील्ड होगी, यानी कि ये हमें खुद से जो है बार बार ऑर्डर आईडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डेटाबेस ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। और इनका जो डेटा टाइप होगा, तो ऑर्डर आईडी इंटीजर टाइप की होगी, जो फुल नेम होगा वो टेक्स्ट टाइप का होगा, और जो फोन नंबर होगा वो बिग इंट होगा क्योंकि हमें बड़े नंबर स्टोर करने हैं। और उसके अलावा जो एड्रेस वगैरह होगा वो varchar होगा, और पेमेंट मोड भी varchar होगा। और इसके बाद यहाँ पे जो लेंथ है सभी की वो हम दे देंगे 100। और यहाँ पे देखिए एक कॉलम दिया हुआ है AI का, यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट का, कि क्या हम चाहते हैं कि कोई फील्ड ऑटो इंक्रीमेंट हो। तो हम चाहते हैं हाँ, ऑर्डर आईडी नाम की जो फील्ड है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो, उसकी वैल्यू हमें देनी ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहे, जैसे 1 2 3 4। तो इंटीजर टाइप है तो 1 से शुरुआत होगा और जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ रोज इंसर्ट होते रहेंगे उतने। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि ऊपर डेटाबेस की कनेक्टिविटी करा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें डेटाबेस को कनेक्ट भी तो करना है क्वेरी चलाने के लिए। तो हमने लिखा MySQL कनेक्ट, ठीक है। इस फंक्शन की हेल्प से हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करा लेते हैं।
तो होस्ट होता है हमारा लोकल होस्ट, फिलहाल के लिए रूट हमारा यूजर नेम है और इसका पासवर्ड होता है ब्लैंक, और जिस डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना है उसका नाम है टेस्टिंग। ठीक है, इसको हम स्टोर करा लेंगे एक वेरिएबल में $कॉन, क्योंकि हमें इस कनेक्शन को कई जगह पे पास करना होगा, जैसे जब हम क्वेरी वगैरह करेंगे तब। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे दे देते हैं एक इफ कंडीशन कि अगर MySQL कनेक्ट एरर फंक्शन चला के देखो, अगर कनेक्ट करने में कोई एरर आती है तो एक काम करो, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जो एरर वाली स्क्रिप्ट हमने एको कराई है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके अंदर एक अलर्ट दे देते हैं कैन नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस, और हम वापस पहुंच जाएंगे mycard.php पे। और यहाँ पे हम एग्जिट फंक्शन इसके नीचे कॉल कर देते हैं कि नीचे की कोई भी PHP स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, अगर ये वाला इफ ब्लॉक ट्रू हो गया यानी कि हम डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फंक्शन एरर देगा हमारा और उसके अलावा PHP स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन को रोक देगा। अगर कोई एरर नहीं आएगी तो बटन पे क्लिक करने पर हमें डन प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, तो देखिए इस पे हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा डेटा ऐसे ही भर लेते हैं क्योंकि अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो देखिए एरर दे रहा है क्योंकि हमें इसको फिल्ड करना है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा है। तो देखिए यहाँ पे डन लिख के आ रहा है यानी कि हम डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अब हम वापस चलते हैं अपने लेआउट पर और इसको जो है डन को हटाकर यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि क्वेरी को, इंसर्ट वाली जो क्वेरी है यहाँ से SQL टैब में जाएंगे, इंसर्ट वाली ये क्वेरी है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे query1 नाम का। ठीक है, ये पहली क्वेरी है, यहाँ पर हमें 2 क्वेरी चलानी है तो ये पहली क्वेरी है, इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से ऑर्डर आईडी को हटा देते हैं क्योंकि ये अगर हम नहीं भी देंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। ठीक है, तो हमें ये देना भी नहीं है पहली चीज तो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर $_post, ठीक है, पोस्ट मेथड से जो भी यूजर का फुल नेम आएगा, फोन नंबर आएगा, एड्रेस आएगा या पे मोड आएगा, ये सारी चीजों को यहाँ पर हम फिल कर देंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जो ये फॉर्म का डेटा है हमारा जिसमें हम नाम, फोन नंबर या पे मोड वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें डेटाबेस में पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अब हम फायर करेंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे फंक्शन MySQL_query का। ठीक है, यानी कि हमें क्वेरी करनी है डेटाबेस से। $कॉन यानी कनेक्शन पास करेंगे, उसके बाद अपनी क्वेरी पास कर देंगे। अब यहाँ पे इसको हमें इफ ब्लॉक के अंदर रखना है क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेरी चले ही नहीं, तो हमने कहा इफ MySQL क्वेरी चलती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दो, वरना एल्स में क्या करेंगे, हम एरर दिखा देंगे। तो इस एरर को ऊपर वाली कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें जो अलर्ट में लिखा हुआ है इसको हम बस थोड़ा सा बदल देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं SQL एरर। और अगर हमारी क्वेरी सक्सेसफुली चल जाती है तो इफ ब्लॉक में एको करा दो डन। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगी कि क्वेरी हमारी चल चुकी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, फॉर्म में जाते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं और डेटा को फिर से सेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नाम, फोन नंबर ऐसे ही दे देते हैं कुछ भी। ठीक है, एड्रेस दे दिया। अब मेक परचेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक एरर आ रही है अनडिफाइंड इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें लगता है जो फुल नेम है वो हमने गलत दिया, यहाँ पे फुल अंडरस्कोर नेम दिया हुआ है। और इधर आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्कोर लगा देते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और इस फॉर्म को रीसबमिट करते हैं। तो इसको जब हम रीसबमिट कर रहे हैं तो देखिए ये एरर फिर से आ रही है क्योंकि हमें सेंड करने से पहले माई कार्ट वाले पेज को रिफ्रेश करना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो डेटाबेस है इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 एंट्री हुई है जिसमें फुल नेम नहीं है। ठीक है, वो इसी वजह से क्योंकि एरर आई थी हमारी, तो क्वेरी तो चल गई लेकिन एरर फिर भी फेस करने को मिली हमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी काम करते हैं हम, तो ये पेज हमने रिफ्रेश कर ही लिया है माई कार्ट वाला, इसमें अब हम नाम दे देते हैं, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह देकर फिर से सबमिट करते हैं इस फॉर्म को। तो देखिए यहाँ पर बिना किसी एरर के डन लिख कर आ रहा है, यानी कि डेटाबेस में इस बार सही से एंट्री हुई होगी। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक एंट्री बिल्कुल सही से हुई है हमारी। ठीक है, हमारे पास ऑर्डर आईडी है, फुल नेम, फोन नंबर वगैरह सब कुछ आ गया। तो यूजर का डेटा हमने यहाँ पे पहुंचा दिया है। ठीक है, अब हमें यूजर के ऑर्डर्स को पहुंचाना है। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी के बिहाफ पर हम यहाँ पे करेंगे क्या कि आइटम नेम, आइटम प्राइस और क्वांटिटी को पहुंचाएंगे डेटाबेस में। ठीक है, तो हमें एक और टेबल चाहिए जिसका नाम हम दे देते हैं user_orders। ठीक है, इसमें यूजर के ऑर्डर्स स्टोर होंगे। मान लीजिए एक यूजर है जिसको ऑर्डर आईडी 1 मिली। ठीक है, और उसने 4 आइटम जो है मान लीजिए बाई करने की या परचेज किया। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी 1 की 4 एंट्री होगी यहाँ पे इस टेबल में। ठीक है, ऑर्डर आईडी 1 की 4 एंट्री होगी क्योंकि उसने 4 आइटम खरीदे हैं, तो उनका नाम, प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर आईडी 1, मान लीजिए बैग 1 उसने ऑर्डर किया है, ऑर्डर आईडी फिर से 1 क्योंकि बैग 2 उसने ऑर्डर किया है, ऑर्डर आईडी फिर से 1 उसको मिलेगी क्योंकि उसने बैग 3 ऑर्डर किया है। तो इस तरीके से 4 या 5 जितने भी आइटम वो ऑर्डर करेगा यहाँ पे उतनी नंबर ऑफ एंट्रीज हो जाएंगी पर ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो इनपुट फील्ड के नेम, डेटा टाइप, लेंथ दी हुई है, तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे। और इन केस अभी भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप साथ में बने रहिए वीडियो के, आपको जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाएंगे कोडिंग करके तो आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर हम SQL टैब पे आ जाते हैं और इंसर्ट वाली क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक query2 नाम का वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर इस क्वेरी को हम करेंगे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू 1 2 3 4 लिखा है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे हम क्वेश्चन मार्क से। अब बात आती है कि क्वेश्चन मार्क क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे असल में हम यूज करने वाले हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो अगर आपने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में नहीं भी पढ़ा है तो आपको अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में बेसिकली हम करते क्या है कि एक क्वेरी का टेम्पलेट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर देखिए हमने क्या किया था, वैल्यूज को फिल्ड किया था, ठीक है, जो भी पोस्ट मेथड से आ रही थी, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हैं इसको भी आगे हम समझाएंगे, ठीक है। तो एक टेम्पलेट बना लिया है जिसको हम मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें स्टोर कराना है, जो सबसे पहली कॉलम की वैल्यू है वो है ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी हमें क्या करना होगा, फेच कराना होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है mysqli insert id। तो ये करता क्या है कि जो भी ऑटो इंक्रीमेंटेड फील्ड होती है आपके डेटाबेस में, जब क्वेरी आप चलाते हैं तो उसमें अगर कोई भी वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट हुई, ठीक है, जैसे अभी हमने जो ऑर्डर प्लेस किया होगा, ठीक है, यूजर का जो भी डेटा सबमिट हुआ होगा, ठीक है, तो उसमें एक आईडी जनरेट हुई 3 4 5 जो भी, ठीक है, तो ये उसको फेच कर लेगा और ऑर्डर आईडी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और इसमें हम कनेक्शन नाम का वेरिएबल पास करते हैं कि हमें पता तो चले कि किस डेटाबेस की जो है ऑटो इंक्रीमेंटेड फील्ड को एक्सेस करना है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो क्वेरी का टेम्पलेट है ये तो तैयार हो गया है। अब हमें इसे प्रिपेयर करना है किस चीज के लिए, कि हमें इस क्वेरी को, ठीक है, ये जो टेम्पलेट है इसको फायर करना है इस कनेक्शन पर, ठीक है, और इसका जो भी आउटपुट आएगा वो स्टोर कर देना $stmt नाम के वेरिएबल पे, ठीक है। ये जो है आप कोई भी वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे stmt अक्सर यूज होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के साथ, तो हमने इसलिए इसको ले लिया है, ठीक है। तो stmt वेरिएबल में क्वेरी प्रिपेयर यानी कि तैयार होकर, फायर होने के लिए तैयार होकर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो mysqli प्रिपेयर फंक्शन की हेल्प से हम एक क्वेरी को प्रिपेयर कर सकते हैं कनेक्शन पे फायर होने के लिए। उसके बाद हमने कहा इफ $stmt, यानी कि अगर क्वेरी प्रिपेयर हो गई तो अगर प्रिपेयर हो जाएगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स। तो ट्रू रिटर्न होगा तो ठीक, वरना एल्स में आ जाना। एल्स में क्या करना, इस अलर्ट को दिखा देना। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इस एरर को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं SQL क्वेरी प्रिपेयर्ड एरर, ठीक है, कि SQL की जो क्वेरी है उसको प्रिपेयर करने में एरर हो गई है, ठीक है। तो SQL की क्वेरी तभी प्रिपेयर नहीं होती जब आपने क्वेरी में कोई दिक्कत लिखी होगी, ठीक है। तो इसके बाद अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ये जो क्वेश्चन मार्क्स है ना, इनमें हमें वैल्यूज बाइंड करनी है, इनके साथ वैल्यूज को जोड़ना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम करेंगे क्या कि एक फंक्शन होता है mysqli stmt बाइंड पैरामीटर, यानी कि वैल्यूज को बाइंड करने के लिए एक फंक्शन है। किससे वैल्यू बाइंड करनी है, $stmt नाम के वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू बाइंड करनी है। तो हमने कहा पहली वैल्यू इंटीजर टाइप की है, दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है, और जो तीसरी वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है, और चौथी भी इंटीजर। ऑर्डर आईडी इंटीजर टाइप की है, आइटम का नाम स्ट्रिंग टाइप का है, प्राइस इंटीजर टाइप का है, और क्वांटिटी भी इंटीजर टाइप की है। इनमें से कोई भी चीज पॉइंट में होती है या डेसिमल में होती तो डबल यूज करते हैं, डी, ठीक है, आई की जगह डी कर देते हैं उसको। इसके बाद हमें वो वेरिएबल्स लिखने होते हैं जिनमें वैल्यूज स्टोर हैं। तो जो पहली वैल्यू है वो स्टोर है ऑर्डर आईडी नाम की वेरिएबल में, ठीक है, और जो दूसरी वैल्यूज हैं वो सारी हमारे सेशन में स्टोर है। तो सेशन की जो मल्टीपल्स वैल्यू हैं उनको एक साथ हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने अपने मन से ही $item name, $price और $quantity, तो ये 3 वेरिएबल हमने एक्स्ट्रा अभी बनाए हैं जिसमें आइटम नेम, प्राइस और क्वांटिटी स्टोर होगी, ठीक है। ऑर्डर आईडी तो सभी में कॉमन रहनी है। हमने कहा इसके बाद एक लूप लगा दो फॉर ईच, और सेशन के अंदर जो कार्ट है इसके हर एक आइटम को पास करो, ठीक है। सेशन के अंदर जो कार्ट है उसके हर एक आइटम को पास करो, और उसके बाद जो जो वैल्यू पास होगी उसको हम 1 by 1 इन 3 वेरिएबल्स में स्टोर कराएंगे। यानी कि जो भी वैल्यू पास हो रही है, जैसे हम रिमूव करा रहे थे या मैच कराकर क्वांटिटी को घटा बढ़ा रहे थे, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम इन वेरिएबल्स में वैल्यूज को स्टोर कर देंगे। आइटम नेम में जो है सेशन का आइटम नेम स्टोर कर देंगे, और प्राइस में आइटम का प्राइस स्टोर कर देंगे, और क्वांटिटी में आइटम की क्वांटिटी जो सेशन से फेच होगी। तो इस लूप की हेल्प से होगा क्या कि 1 by 1 सेशन की हर एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी इन 3 वेरिएबल में, और हर स्टेप पे जैसे ही तीनों में वैल्यूज आ जाएं तो यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे mysqli stmt execute, ठीक है, कि एग्जीक्यूट कर दो। डेटा बाइंड कर दिया, इनके साथ जो भी वैल्यू तुम्हें पास करनी थी वो बाइंड कर दी, और अब डॉलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो, क्वेरी फायर कर दो। तो क्वेरी कितनी बार फायर होगी, जितने नंबर ऑफ आइटम्स हमारे सेशन में स्टोर होंगे, ठीक है, वो 1 by 1 जो है पास होंगे, और उसके बाद क्वेरी की हेल्प से फायर होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जब हम फायर कर लेंगे क्वेरी, तो हमें सेशन के अंदर जो कार्ट में आइटम्स हैं उनकी तो जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे आइटम्स कहाँ पहुंच गए, हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है और हमारे आइटम्स पहुंच गए हैं डेटाबेस में। तो एक काम करो, अनसेट कर दो,
$_session कार्ट, तो कार्ट को अनसेट कर दिया यहाँ पर हमने और एक अलर्ट हम दिखा देंगे यहाँ पर। ठीक है, जो लोकेशन है वो हम index.php कर देंगे और अलर्ट में हम लिख देंगे ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है। उसके अलावा यहाँ पर हमने जो प्रिपेयर स्टेटमेंट वो इसलिए यूज किया है क्योंकि इसमें फायदा ये होता है कि क्वेरी को एक बार प्रिपेयर कर लो और उसको मल्टीपल टाइम्स वैल्यू चेंज कर करके हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। अब बारी है हमारी टेस्टिंग की कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इनको रहने देते हैं ऐसे ही जो डेटा है और यहाँ पर हम फुल नेम, फोन नंबर और एड्रेस ऐसे ही कुछ भी देकर देखते हैं। ठीक है, कि क्या होता है अब। ठीक, तो बैग 1 बैग 2 हम ऑर्डर कर रहे हैं जिसकी क्वांटिटी 1 और 1 है। ठीक है, यहाँ पे मेक परचेज पे हमने क्लिक किया तो देखिए ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, ओके किया, हम इंडेक्स पेज पे आ गए। ठीक है, जो कि हमने सेट किया था जिस तरीके से। ठीक है, अब देखिए कार्ट हमारा खाली हो गया है। अब यहाँ पर आकर डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ऑर्डर आईडी 4 पे 2 एंट्री हुई है क्योंकि हमने कार्ट में 2 आइटम सेलेक्ट किया था ना, तो उनका नाम, प्राइस और क्वांटिटी वगैरह बिल्कुल अच्छे से स्टोर हो गया है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी 4 में नाम दिया हुआ है टीजे वेब डेव, ऐसे ही रैंडम फोन नंबर है, लोकेशन वगैरह दी हुई है। ठीक, तो हमारा जो कार्ट है वो बिल्कुल अच्छे से सही तरीके से काम कर रहा है। अब तो ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए जो भी काम हमें करना था, जो भी कोड करना था, सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया है। अब कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब बात आती है कि एडमिन एंड पे जो ऑर्डर्स हैं यूजर के उनको फेच करके दिखाना। तो अब हमें यूज करना है एक एडमिन पैनल। तो एडमिन पैनल की कोडिंग हम फिर से नहीं करने वाले हैं क्योंकि अभी हाल ही में हमने एक एडमिन पैनल की कोडिंग की वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने ये सिखाया था कि एक सिक्योर एडमिन पैनल किस तरीके से बनाया जाता है जो एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वगैरह से प्रोटेक्टेड हो या सेशन हाईजैकिंग वगैरह से। ठीक है, तो इन सभी चीजों से वो प्रोटेक्टेड एडमिन पैनल था जिसकी हमने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। हम सेम एडमिन पैनल को यूज करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप चाहें तो डेटाबेस में जो यूजर जब ऑर्डर करता है कोई भी, ठीक है, तो ऑर्डर प्लेस करते टाइम उसका डेट या टाइम, किस टाइम पे वो ऑर्डर कर रहा है, क्या डेट है उसकी, तो ये सब चीजें भी स्टोर करा सकते हैं ऑर्डर मैनेजर वाली टेबल में। ठीक है, PHP की हेल्प से। अब यहाँ पर हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। अगर हम आ जाए डेटाबेस में, ठीक है, तो डेटाबेस में हमने बस एक नई टेबल ऐड कर दी है एडमिन लॉगिन नाम की। ठीक है, तो एडमिन लॉगिन में हमें मिलेगा क्या, एडमिन नेम और एडमिन पासवर्ड। इसकी हेल्प से हम एडमिन पैनल में लॉगिन कर पाएंगे। उसके अलावा ये जो बाकी की 2 टेबल है हमारी, इनको हमने पूरा एम्प्टी कर दिया है, खाली कर दिया है क्योंकि इसमें 2 एंट्रीज ऐसी भी थी जिसमें नाम वगैरह सही से फिल्ड नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से जो है 2 आइटम को ऐड कर लेते हैं और ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूजर 1 नाम दे दिया है, एक फुल नेम, उसके बाद एक फोन नंबर, उसके बाद एड्रेस, तो ऑर्डर प्लेस हो गया है। एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं डेटाबेस में, तो देखिए ये सारी एंट्रीज हैं। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे, एक और ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कार्ट में आ जाते हैं, इसकी क्वांटिटी वगैरह बढ़ा लेते हैं और इसके बाद फुल नेम दे देंगे हम यूजर 2, फिर फोन नंबर ऐसे ही रैंडम दे देंगे और फिर एड्रेस दे देते हैं और यहाँ पे मेक परचेज, तो ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, तो 2 ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पे एंट्रीज हुई हैं सारी। अब हमें क्या करना है, एडमिन पैनल पे आना है। तो अगर यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो एक फोल्डर आ गया है एडमिन नाम का। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हमारी एडमिन से रिलेटेड जो भी एडमिन पैनल है हमारा, उससे रिलेटेड सारी फाइल्स हैं। इसको हम अगर हम एक्सप्लोरर में ओपन कर लें तो देखिए ये रहा फोल्डर। ठीक है, इसके अंदर अगर हम जाना चाहें तो चले जाएंगे और इसमें देखिए ये सारी चीजें दी हुई है, कनेक्शन वाली फाइल, एडमिन लॉगिन, एडमिन पैनल वाली फाइल और स्टाइल वाली फाइल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसको चाहे तो एक्सपैंड कर लेते हैं। तो एडमिन लॉगिन में लॉगिन फॉर्म मिलेगा हमें और एडमिन पैनल में हमें मिलेगा एडमिन पैनल। ऑब्वियस सी बात है, कनेक्शन वाली फाइल कनेक्टिविटी कराने के लिए है और इमेज हमने यूज किया है और स्टाइल शीट है एक। ठीक है, तो अगर हम एडमिन पैनल वाली फाइल को खोलेंगे तो ये इसके कोड्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो एक काम करते हैं, पहले ब्राउजर में इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउजर में आ जाते हैं, index.php को हटाकर यहाँ पर हम सिर्फ लिख देंगे फोल्डर का नाम जो कि है एडमिन। इतना लिखकर एंटर करेंगे तो देखिए इसकी डायरेक्टरी में जितनी भी चीजें थी सब लिखकर आ गई। शॉपिंग कार्ट के अंदर एडमिन के अंदर है हम एडमिन पैनल को अगर डायरेक्टली ओपन करेंगे तो नहीं खुलेगा, हम पहुंच गए एडमिन login.php पे। ठीक है, तो ये लॉगिन फॉर्म हमें बाईपास करना है। तो फिलहाल के लिए एडमिन नेम है टीजे वेब डेव और पासवर्ड है 12345। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन पे हम जब क्लिक करेंगे तो देखिए होगा क्या कि ये हमारा एडमिन पैनल ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये लॉगआउट बटन वगैरह राइट में दिया हुआ है। अब इसकी कोडिंग पे आ जाते हैं, उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तब हम बात करेंगे डेटा फेचिंग की कि डेटाबेस से डेटा फेच किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने किया क्या है कि कनेक्शन वाली फाइल को इंक्लूड करा लिया है। ठीक है, कनेक्शन वाली फाइल में अगर हम जाके देखेंगे कनेक्शन.php में
तो देखिए यहाँ पर है क्या, MySQL कनेक्ट फंक्शन यानी कि डेटाबेस को कनेक्टिविटी कराई है हमने यहाँ पे और कौन नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया है। बाकी इफ की कंडीशन लगाई हुई है, एरर वगैरह चेक करने के लिए एग्जिट फंक्शन कॉल हो जाएगा अगर कोई एरर आएगी तो। ठीक है, तो सेम काम जो हमने यहाँ पे इससे पहले किया था वो यहाँ पे किया है, बस एक अलग फाइल में। ठीक है, और इसको यहाँ पे इंक्लूड करा लिया है। उसके अलावा इसके नीचे अगर हम आ जाएंगे तो बाकी के कोड्स को अभी देखना नहीं है हमें, सेशन रीजनरेट आईडी या ये सब जो भी चीज़ें हैं। स्टाइल टैग को हम कोलैप्स कर देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है हमें। ठीक है, ये स्टाइलिंग के लिए हमने जो चीज़ें लिखी थी वो है। उसके अलावा ये जो लिंक टैग है, ये बूटस्ट्रैप की जो CSS फाइल है उसको हमने यहाँ पे लिंक करा लिया है। ठीक है, और ये है हमारा हेडर टैग की कोडिंग। ठीक है, जो हेडर टैग ऊपर दिख रहा था हमारा उसकी कोडिंग ये है। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे इसको भी हम कोलैप्स कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसके नीचे अब हम एक लेंगे डिव, ठीक है, जिसकी क्लास हम देंगे कंटेनर, क्योंकि हमें एक कंटेनर चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर अपनी टेबल वगैरह को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक और डिव लेंगे जिसकी क्लास हम दे देंगे रो। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमें एक रो चाहिए और उसकी जो विड्थ होगी यानी कि उसके अंदर जो भी कॉलम्स बनेंगे वो एक ही होंगे, यानी कि कॉल LG12। अगर आपने बूटस्ट्रैप थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बस इतना समझ लीजिए कि ये क्या करेगा, ये कंटेनर दे देगा जो 12 कॉलम ऑक्यूपाई करेगा। 12 कॉलम ऑक्यूपाई करना मतलब होता है फुल स्क्रीन की विड्थ को ऑक्यूपाई करना। ठीक है, कंटेनर के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर आएंगे बूटस्ट्रैप में और एक टेबल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो टेबल एक हमें यहाँ पे क्या करना है कि फेच कराना है। तो इसके कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। इसका अलाइनमेंट वगैरह सही कर लेते हैं और जो टेबल रोज हैं उनको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं अपने लेआउट पे, इसका इंडेंट ठीक करने के बाद, और उसको करेंगे हम रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए हमारी टेबल दिख रही है हमें। अब हमें मार्जिन टॉप बढ़ानी है, तो यहाँ पर कंटेनर के बाद स्पेस देकर हम लिखेंगे MT5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मार्जिन टॉप थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं जो टी हेड है। ठीक है, इसके अंदर ये जितने भी फर्स्ट लास्ट और ये सब लिखा है ना हैंडल, इसको हटाकर हम लिख देंगे ऑर्डर ID। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर ID प्रिंट कराना चाहते हैं एक कॉलम। ठीक है, दूसरी हम दे देंगे कस्टमर का नाम, तीसरे में हम दे देंगे एड्रेस, फिर हम दे देंगे फोन नंबर और उसके अलावा दे देंगे ऑर्डर्स। तो इतनी नंबर ऑफ कॉलम्स हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमें काम करते हैं, अब लेआउट पे आते हैं, इसको किया रिफ्रेश, तो देखिए कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिल रहा है हमें। अब हम TR टैग को एक काम करते हैं, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। हमें एक और टेबल डेटा चाहिए और उसके अलावा ये जो TH टैग है इसको कर देते हैं TD। ठीक है, तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है आउटपुट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फेच कराना है डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टी बॉडी है इसके बाद हम एक PHP स्क्रिप्ट ओपन करने वाले हैं और इसके अंदर यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं कि 2 क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहली क्वेरी होगी वो यूजर का जो डेटा है वो फेच करने के लिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी को यहाँ से आते हैं, देखिए जो ऑर्डर मैनेजर वाला डेटा है ना, ठीक है, इसको हमें फेच करना है। तो SQL टैब पे आ जाएंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक, इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, वेयर कंडीशन हटा देते हैं क्योंकि हमें सारा डेटा फेच करना है। ठीक, तो यहाँ से हम सारा डेटा फेच कर लेंगे ऑर्डर मैनेजर वाली टेबल का। अब हमें क्या करना है, क्वेरी करनी है। तो क्वेरी को हम यहाँ से फायर कर देंगे MySQL क्वेरी फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, इसमें कनेक्शन और क्वेरी को पास कर दिया और इसका जो भी आउटपुट आएगा, ठीक है, चाहे ट्रू आया चाहे फॉल्स आए, तो वो यूजर रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे हम। अब हम यहाँ पे लूप लगाने वाले हैं डेटा को फेच करने के लिए। तो यहाँ पर हम व्हाइल लूप का यूज कर रहे हैं कि जब तक जो टेबल है हमारी उसमें रोज मिलती रहेंगी हमें, तो उन्हें फेच करते रहना। तो MySQL फेच assoc फंक्शन को यूज किया है, यानी कि एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में डेटा को फेच करो। किसको फेच करना, यूजर रिजल्ट वाली डेटा को। ठीक है, और किस में स्टोर कर दो, यानी कि हर एक रो को एक वेरिएबल में स्टोर कर दो जिसका नाम है यूजर फेच। तो इस वेरिएबल में जितनी भी नंबर ऑफ रोज होंगी ऑर्डर मैनेजर वाली टेबल में वो 1 by 1 फेच होंगी और हम यहाँ पे इसके साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, बस कि उन्हें एको कराना है। ठीक है, जितने भी जो डेटा है हमारे ऑर्डर मैनेजर वाली टेबल में उसको एक टेबल रो में TR टैग के अंदर एको कराना है। तो यहाँ पे डेटाबेस में जो भी डेटा था हमारा उसे हम यहाँ पे फेच करा के डिस्प्ले कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा कि ऑर्डर ID प्रिंट कर दो, सबसे पहले TD टैग के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे फुल नेम, इसके बाद फोन नंबर, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजों को हम डिस्प्ले करेंगे 1 by 1। तो यहाँ पे 4 से 5 चीजें हमने प्रिंट करा ली है, ऑर्डर ID, फुल नेम, फोन नंबर। यहाँ पे ऑर्डर्स अभी हम डिस्प्ले नहीं करेंगे, उसकी जो लॉजिक है थोड़ी सी डिफरेंट है, तो यहाँ पे बस ऐसा ही ऑर्डर डॉट 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 करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं पहले, तो उसके आगे हम फिर देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करने पे देखिए यूजर 1, यूजर 2, उनकी ऑर्डर ID, फोन नंबर, एड्रेस सब आ गया। ठीक है, एक काम करते, एक चीज हम भूल गए, वो है
पे मोड। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट मेथड भी जो है यहाँ पे हम डिस्प्ले करा लेंगे। तो पे मोड लिख दिया यहाँ पे एक टेबल हेड, और नीचे टीडी टैग और ले लेंगे हम, यहाँ पे पे अंडरस्कोर मोड लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए रिफ्रेश करने पे लेआउट हमारा एकदम सही से दिख रहा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हमें अलाइनमेंट ठीक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल टैग के अंदर एक क्लास और जोड़ देते हैं, टेक्स्ट सेंटर। तो इससे क्या होगा, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो सेंटर हो गया। अब हमें ऑर्डर्स पे काम करना है। ठीक है, तो इस लूप की हेल्प से हो क्या रहा है कि 1 बाय 1 सारा डेटा फेच हो रहा है। मेन जो है हमारी 1 बाय 1 कह लीजिए ऑर्डर आईडी फेच हो रही है। ये जो टीडी टैग है इसके अंदर हम एक टेबल एको कराने वाले हैं। ठीक है, हर एक रो में एक टेबल होगी जिसमें आइटम नेम, क्वांटिटी वगैरह हम एको कराएंगे। तो ऊपर की इस टेबल को हम कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं पेस्ट। ठीक है, इसका भी हमें कोड ठीक करना है, पहले अलाइनमेंट ठीक कर लें। ठीक है, तो ये लास्ट वाला टीडी टैग है। ठीक है, इसके अंदर हम पूरी टेबल को एको करा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, तो आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे एक टेबल होगी 3 कॉलम की। ठीक है, एक होगा आइटम नेम, क्वांटिटी और प्राइस। ठीक है, इसका जो डबल कोट्स है इसको हटाकर हम सिंगल में रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है इसको भी सही कर लेते हैं। तो नाम यहाँ पे आइटम नेम कर देते हैं, इसके बाद प्राइस कर देंगे, और कितनी क्वांटिटी में हम आइटम को फेच कर रहे हैं वो लिख देंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और कि देखिए जब ये वाइल लूप चलेगा तो 1 बाय 1 ऑर्डर आईडी फेच होगी। ठीक है, जब एक बार ऑर्डर आईडी, एक बार लूप चला तो एक ऑर्डर आईडी फेच हुई, तो यहाँ पर हम उस ऑर्डर आईडी के बिहाव पर एक और क्वेरी करेंगे दूसरी टेबल में। ठीक है, जो यूजर ऑर्डर वाली टेबल है उस पर क्वेरी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डबल कोट्स को हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, यानी कि वो एको अब यहाँ पे बंद हो गया, ऊपर वाला एको। ठीक है, नीचे एक और एको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है, चीजें वही है। देखिए टेबल टैग ओपन हो रहा है, अलाइनमेंट अगर आप देखेंगे तो सब कुछ सही है, अलाइनमेंट अगर आप देखें। ठीक है, हाँ अभी टेबल टैग क्लोज नहीं किया है और टी बॉडी भी हमने क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पर हम टी बॉडी और टेबल टैग को अगर क्लोज कर दें और इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा और सही कर दें, तो आप नोटिस कीजिए कि ऑर्डर वाला जो टीडी टैग है इसके अंदर बस एक टेबल हम प्रिंट करा रहे हैं, जिसमें आइटम नेम, प्राइस और क्वांटिटी यानी कि 3 कॉलम होंगी। एक टेबल के अंदर एक और टेबल प्रिंट करा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसको देखिए यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो अभी सिर्फ इतना दिख रहा है ना, इतना ही दिख रहा है। तो एको को 2 बार हमने जैसे लगाया है या एको को हमने ब्रेक किया है, तो उसका कोई रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए क्वेरी एक और चलाने वाले हैं। एक वाइल लूप के अंदर 2 एको लगे हैं, इन 2 एको के बीच में अब हम एक क्वेरी और चलाएंगे, जो क्या करेगा, जो भी आईडी है, ठीक है, पहले वाली वाइल लूप से जो भी आईडी मिल रही है हमें, उसके बिहाफ पर हम डेटा को फेच करेंगे। ठीक है, किस वाली टेबल में से, यूजर ऑर्डर वाली टेबल में से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक और क्वेरी के लिए वेरिएबल ले लेते हैं हम। तो इस वेरिएबल में हम करेंगे क्या कि एक सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, जहां पर हम डेटा फेच कराएंगे ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे। ठीक है, लेकिन किस टेबल पे चलाना है हमें, यूजर ऑर्डर्स वाली टेबल पे। ठीक है, इस टेबल पे। तो यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी को फिर से कॉपी कर लेते हैं हम, और वापस आएंगे यहाँ पे कर देंगे हम इस वेरिएबल में पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे वेयर कंडीशन में हम देंगे ऑर्डर आईडी हम। ठीक है, हम चाहते हैं कि वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल्स टू ये वाली ऑर्डर आईडी को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, जो भी रो आपने यहाँ पे यूजर के लिए फेच की है, उसको जो भी ऑर्डर आईडी मिली है उसका जो भी डेटा है, ठीक है, जो भी ऑर्डर है उसको फेच करके यहाँ पे क्वेरी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे MySQL क्वेरी फंक्शन से हम क्वेरी कर रहे हैं और इसका रिजल्ट ऑर्डर रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद अब डेटा को हमें फेच भी तो करना है ना, ऑर्डर जो हमने प्लेस किया है, तो उसको फेच करने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया है ऑर्डर रिजल्ट, जिसमें 1 बाय 1 एक एक रो फेच होकर आएगी, और जो फेच करने के लिए फंक्शन है वो है MySQL फेच एसोक। ठीक है, एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में हमने फेच किया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि एको कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टी बॉडी के अंदर हैं। ठीक है, अगर इसका अलाइनमेंट ठीक कर दें तो देखिए हम टी बॉडी के अंदर हैं और हमें एको कराना है एक TR टैग। ठीक है, ऊपर जो टी हेड टैग है हमारा, उसके अंदर हमने आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी, हेडिंग दे दी है। अब हेडिंग के अंदर जो कंटेंट देना है, यानी कि जो यूजर के ऑर्डर्स हैं उनको भी तो लिखना जरूरी है ना। तो हमने कहा एको करा दो एक रो में यूजर का जो भी आइटम नेम है, आइटम का जो प्राइस है, उसके अलावा जो क्वांटिटी है, तो इन चीजों को क्या करो, एको करा दो। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एको वगैरह यूज हुए हैं, क्योंकि एक अगर हम एको नहीं हटाते हैं तो ये जो भी क्वेरी वगैरह सब कुछ लिखी है तो हम एको के अंदर तो लिख नहीं पाते या चला नहीं पाते एक ही एको में। तो यहाँ पे मल्टीपल एकोज हमने लगाए हैं, और अगर आप अलाइनमेंट देखेंगे तो आपको चीजें सही से क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है। तो कोड्स आपको जो है फिर से पढ़ना पड़ेगा, लिख कर एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश किया, ओके, तो हमें लगता है कहीं पे कुछ एरर आ रही है, ठीक है, हमने कोई वेरिएबल का नाम सही नहीं दिया है। ये वाइल लूप में ये जो ऑर्डर रिजल्ट है ये बार बार यूज हो गया, तो ये ऑर्डर फेच कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी ऑर्डर फेच। तो इस वेरिएबल में क्या होगा, हमारा ऑर्डर फेच होकर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, पेज को चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर देखिए जब हमने रिफ्रेश किया सब कुछ आ गया, ठीक है। यूजर ने क्या ऑर्डर किया था, उसका नाम क्या है, उसने क्या क्वांटिटी में चीजों को ऑर्डर की थी, उनका प्राइस वगैरह क्या था, पेमेंट मोड, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग कार्ट की वीडियो विद एडमिन पैनल कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, या आपको कोई भी एरर आ रही है कोड करते वक्त, तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं।